Dear students, today I'll discuss Rawls law. There are few important terms. Binary solution. What is binary solution? A solution made up of only two components, a solute and a solvent. Volatile liquids. What are volatile liquids? Volatile liquids are those which evaporate easily, okay, which convert into vapors easily. Then there is partial vapor pressure. We have discussed what is vapor pressure and partial vapor pressure. I think I don't have to explain again. Then equilibrium. In this case, equilibrium means the two processes taking place simultaneously at the same rate. Here the two processes are evaporation and condensation. Liquid is changing into vapors, and vapors at the same time they are condensing into liquid. Okay, so the rate is same, then it is equilibrium. Now definition of Rawls law: the partial vapor pressure of any volatile component of a solution. सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है वो दोनों वोलेटाइल हो और हो सकता है एक वोलेटाइल हो और सॉल्यूट ना वोलेटाइल हो. ठीक है, जो भी केस हो, हम दो केसेस को अलग अलग स्टडी करेंगे. जो भी केस हो, हम बात करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर की. किसकी? जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, चाहे वो दो हैं चाहे वो एक है. ठीक है, सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ vapor pressure of that pure component and the mole fraction of the component in the solution. अब इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ. Vapor pressure of that pure component, that means जब वो solution form में नहीं था, वो component जब अकेला था, उसको solute के साथ नहीं मिलाया गया था या दूसरे component के साथ नहीं मिलाया गया था, जब वो एक कंटेनर में अकेला था, तब उसका वेपर प्रेशर क्या था. ठीक है, प्योर लिक्विड का, प्योर कंपोनेंट का, वो उसका जो उस टाइम उसका प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, जिसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी, और मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की जब वो सॉल्यूशन में है कितना प्रेजेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट गिव्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट. ठीक है, is this clear? So this is the vapor pressure of the component of the solution. जब वो solution में चला गया तब जो उसका vapor pressure है वो हम P से represent करेंगे. ठीक है, और that is equal to P naught into x या zeta. P naught क्या है? vapor pressure उस component का जब वो अकेला था, प्योर था, तब. ठीक है, और x आपको पता ही है, x की तरह हम लिखते हैं इसको. ये मोल फ्रैक्शन होती है किसकी? उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है वो. ठीक है, सो सिंपल इक्वेशन इज P इज इक्वल टू P नॉट x. इज दिस क्लियर? दोनों P वेपर प्रेशर्स जो है उनमें कंफ्यूज नहीं होना. ये तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में है तब उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है, और P नॉट जब वो अकेला था तब, और x जो सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन है, वो. इज दिस क्लियर? अब हम दो केसेस को स्टडी करेंगे. पहला केस है जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हो, तब हम स्टडी करेंगे क्या उसकी डेरिवेशन है रॉल्स लॉ की. ठीक है, और ग्राफ्स हैं वो हम देखेंगे. केस 1. अब इस फिगर को देखो ध्यान से. इस फिगर में क्या है? एक क्लोज्ड वेसल है. इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? जब क्लोज्ड वेसल हो. ठीक है, अगर यहाँ बंद नहीं होगा तो जो वेपर्स बनेंगे वो उड़ जाएंगे, कंडेंस होके वापस नहीं आएंगे. ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स से बना हुआ ये लिक्विड है. एक मैंने डार्क डॉट से दिखाया, एक सर्कल से दिखाया, और ये इनके वेपर्स दोनों के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे. ठीक है, सो सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स. दोनों ही इवेपोरेट हो रहे हैं, दोनों ही वेपर फेज में जा रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल इसका है वाटर एंड अल्कोहल. ये दोनों ही, आप वाटर भी इवेपोरेट होता है और अल्कोहल तो उससे भी जल्दी इवेपोरेट हो जाती है. ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे है ये
लिखना ज़रूरी है टर्म्स, ओके, जैसे इक्विलिब्रियम एंड ऑल। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा, दो कंपोनेंट्स, एक को हम कंपोनेंट 1 मान लेते हैं, एक को कंपोनेंट 2 मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन रॉल्स लॉ की है उसके अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। इज दिस क्लियर? ये तो हमने रॉल्स लॉ की यही तो इक्वेशन है ना। अब ये दो इक्वेशंस होगी, एक कंपोनेंट 1 की और एक कंपोनेंट 2 की, दोनों लेंगे क्योंकि दोनों वोलेटाइल है। अब पहले आपने पढ़ा होगा डेल्टन्स लॉ, उसके मतलब उसका कहना है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो कंपोनेंट्स के प्रेशर के सम के बराबर होता है। सो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P टोटल हमें कैलकुलेट करना है, वो क्या है, P1 प्लस P2। अब हम P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो P1 की वैल्यू P नॉट 1 x1 और P2 की वैल्यू P2 नॉट x2 हो गया ये। अब हमें पता है कि x1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं, और मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होगा, किसी भी फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। इससे हम x1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x2। ये समझ आ गया ना, मोल फ्रैक्शंस है। ये मोल फ्रैक्शन जो होती है, कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसका सम, फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। तो इसमें भी 1 है, x1 प्लस x2। तो x1 किसके बराबर है, 1 माइनस x2। तो ये वैल्यू जो है x1 की वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये x1 की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस x2। तो ये देखो मैंने कर दिया 1 माइनस x2, ठीक है। तो 1 माइनस x2 यहाँ पुट किया, इसको खोलो इक्वेशन को, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। ये आ गया, और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये वाला यहाँ लिख दे देंगे, ये माइनस वाला इधर। उसके बाद P1 नॉट प्लस x2 इन दोनों में से कॉमन लिया, अंदर आ गया P2 नॉट माइनस P1 नॉट। इज दिस क्लियर? ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे पास हैं जिनको हम आगे ग्राफ्स में यूज़ करेंगे। एक ये इक्वेशन है कंपोनेंट 1 की, एक ये इक्वेशन है कंपोनेंट 2 की, वेपर प्रेशर बता रही जो, और एक टोटल प्रेशर जो बता रहा है वो ये थर्ड इक्वेशन है, P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 माइनस P1। इज दिस क्लियर? अब हम इसकी ग्राफ स्टडी करेंगे। ये ग्राफ्स जो है ये आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसको मैंने अलग अलग करके वो तीनों इक्वेशंस के ग्राफ्स पहले अलग अलग बनाए हैं, फिर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। आपकी बुक में कंबाइंड फॉर्म में एक ही ग्राफ है, लेकिन थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने अलग अलग लिया है। पहले हम इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। यही है ना इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है ये वाली, उस कंपेयर करें तो मैथ से, y इज इक्वल टू mx, ठीक है। एक y एक्सिस पे और एक x एक्सिस पे। y पे हम प्रेशर ले लेंगे, x पे हम मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। तो इस केस पे हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है कंपोनेंट 1 की। कंपोनेंट 1 की मोल फ्रैक्शन हम यहाँ लिखेंगे 1, जब 1 और ये 0, ठीक है। जब मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट की 1 थी वो यहाँ पे है, और 0 थी वो यहाँ पे है, ठीक है। और अब इसको हम वैल्यूज़ 1 एंड 0 पुट करके p की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन में। बहुत सिंपल है। x1 की वैल्यू एक बार हमने 1 पुट करनी है, एक बार हमें 0 पुट करनी है, क्योंकि कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। वो 2 पॉइंट्स हमें कैसे मिलेंगे, एक बार हम x1 की वैल्यू 1 लेंगे, दूसरी बार x1 की वैल्यू हम 0 लेंगे, ठीक है। तो जब हमने x1 की वैल्यू 1 पुट की इसमें, तो ये 1 हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट। तो प्रेशर जो हम यहाँ, जब x की वैल्यू 1 है तो प्रेशर हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, मान लो हम अंदाजे से ले लेते हैं ये हाइट P1 नॉट, और यहाँ मार्क कर देते हैं एक डॉट, और एक ये, इनको जो मतलब ये पॉइंट जो हो गया वो है P1 नॉट y एक्सिस पे, ठीक है। और दूसरे केस में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर हम x 0 पुट कर देंगे तो P1 भी 0 हो जाएगा, प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जब x 0 है तो P1 भी 0 है, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दो हमें मिल गए, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट और x2, और क्योंकि हमने दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करना है इसलिए इस बार हम जो x2 है उसकी इस तरफ हम 0 वैल्यू लेते हैं और इस तरफ 1 लेते हैं,
ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्राफ ड्रॉप, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, और जैसे ऊपर किया था वैसे ही एक बार x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 0 होगी तो p2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, दूसरी बार x2 की वैल्यू 1 लेंगे, x2 की वैल्यू 1 लेंगे तो p2 की वैल्यू p02 के बराबर आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू p20 के बराबर आ गई। इसमें ये P2 ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, मान लो इसमें P2 ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इसलिए ये P2 की हाइट हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, P2 की हाइट हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, यहाँ वाली हाइट से ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इज़ दिस क्लियर? तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के 2 ग्राफ्स हो गए। ओके, अब इक्वेशन 3 है जो टोटल प्रेशर वाली, PT दैट इज इक्वल टू P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2 ब्रैकेट में, ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू C प्लस mx। ठीक है, अब जैसे ऊपर किया था, अब इसमें हमारे पास सिर्फ ये x2, यहाँ P टोटल इज इक्वल टू P10 किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x2 की उसकी मोल फ्रैक्शन पे, तो x2 की वैल्यू 0 लेंगे। जब हम x2 की वैल्यू 0 लेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और PT जो प्रेशर टोटल है वो किसके बराबर आ जाएगा, P01 के बराबर। ठीक है, जब x2 था ही नहीं, नेचुरली जो पूरा था वो प्रेशर किसके वजह से था, फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से, P10, सो PT विल बी इक्वल टू P10। ये इक्वेशन देखो, x2 की वैल्यू जब 0 थी तो प्रेशर जो है वो P10 के बराबर, ये पॉइंट लगा दिया इसको P10 लेके। ठीक है, दूसरे केस में जब x2 की वैल्यू 1 थी, x2 की वैल्यू हम इसमें 1 पुट करेंगे, तो अगर 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ये 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा PT इज इक्वल टू P10 प्लस P20 माइनस P10, और ये P10 और ये P10 कट जाएंगे, प्लस माइनस है तो सिर्फ P20 बच जाएगा। तो PT दूसरे केस में PT की वैल्यू आ जाएगी, टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी P20। ठीक है, P20 कब, जब x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 ली है, तो इसमें प्रेशर जो आएगा P20 आ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये ग्राफ P टोटल का है, P1 प्लस P2 का ये ग्राफ है। तो 3 ग्राफ्स बन गए हमारे पास, इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो ये आपकी बुक वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, और वही दोनों ग्राफ्स है, यहाँ पर x2 0, x2 1 है, यहाँ पे x1 1 है और x2 0 है। ठीक है, x1 0 है, यहाँ x1 1 है, यहाँ x2 0, x1 वो है x2 1 है यहाँ पे। ठीक है, ऑपोजिट, जिधर x1 0 है उधर x2 1 है, जहाँ x2 0 x1 1 है। ठीक है, और ये टोटल प्रेशर। सो ये एक ग्राफ बन गया रॉल्स लॉ का। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैसे बना ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपकी बुक में सिर्फ ये ग्राफ दे रखा है, मैंने इसको जस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप समझ पाओ। तीनों इक्वेशन के बेस्ड ये ग्राफ है, और इन तीनों को ज्वाइन करके ये ग्राफ बन गया। इज़ दिस क्लियर? ओके, नाउ अगर ये एक छोटा सा है टॉपिक, अगर y1 और y2 मोल फ्रैक्शंस हैं कंपोनेंट 1 एंड 2 की, कब, जब वो वेपर फेज में चला गया, वेपर बन गया, उस टाइम वेपर फेज में उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो y1 एंड y2 अगर हम लेते हैं, तो वैसे ही P1 किसके बराबर होगा, P1 विल बी इक्वल टू y1 इंटू P टोटल, और P2 विल बी इक्वल टू y2 इंटू P टोटल। ठीक है, वो x वाला जो लिया था हमने मोल फ्रैक्शन, वो सोल्यूशन में जो कंपोजिशन था, जो कंसंट्रेशन थी, वो थी y वाला जब वो वेपर फेज में है। ठीक है, ये बस एक छोटा सा रिलेशन है। और रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या, कब वो एक दूसरे के में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम दोनों के फॉर्मूला को कंपेयर करें, रॉल्स लॉ कहता है P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01, और हेनरीज लॉ कहता है P इज इक्वल टू KH हेनरीज कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, डिफरेंस क्या है ये दोनों में, और अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हेनरी जो रॉल्ट लॉ वो क्या बन जाएगा, हेनरी लॉ बन जाएगा, एक स्पेशल केस। तो वो स्पेशल केस क्या है, जब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू P01 के बराबर होती, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, KH इज इक्वल टू P10, तब रॉल्स लॉ बिकम्स
स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस बन जाएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ ये कंडीशन है, अगर पूछें कभी तो KH जो है वो P01 के बराबर होता है, उस केस में रॉल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ की तरह बिहेव करता, मतलब सेम हो जाता है दोनों। इज़ दिस क्लियर? ये केस 1 था। अब हम केस 2 की स्टडी करेंगे। केस 2 में क्या है? केस 2 में जो सल्यूट हम डाल रहे हैं, बाइनरी सोल्यूशन है, इक्विलिब्रियम पे है, सल्यूट जो हम डाल रहे हैं वो वॉलेटाइल नहीं है। जैसे पानी में नमक डाल दें, तो पानी में नमक डालने से पानी तो वेपोरेट करेगा, लेकिन नमक वेपोरेट नहीं करेगा ना सोल्यूशन में से, वो तो नहीं जाएगा कहीं पर भी। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि P टोटल क्या आता है, ठीक है, या प्रेशर में क्या अफेक्ट पड़ता है। इज़ दिस क्लियर? ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें प्योर सॉल्वेंट है, तो उसमें सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस में, और वो वहाँ से वेपोरेट हो रहे हैं। अब जब सल्यूट डाल दिया, मानो नमक डाल दिया, तो वो सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि सल्यूट ने भी जगह ले ली है, तो उसको उड़ने नहीं देंगे, तो ऊपर जो वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे। जब प्योर था तो ज़्यादा वेपर प्रेशर था, और जब कम सल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दिया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते टाइम हम इसको पढ़ेंगे, मैं अब यहाँ ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। सो अब कितना प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, उसको हम डिक्रीज़ को हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा P कितना है? जो यहाँ पर प्रेशर था P0A, जब खाली A ही था, वो माइनस PA जब वो सोल्यूशन फॉर्म में आ गया, तब उसका क्या प्रेशर था। हमें नेचुरली, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो ये PA तो कम ही होगा, प्योर वाले का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए ये मतलब P0A इज़ ग्रेटर देन PA, ओके। अब PA हमें पता क्या है, PA क्या होता है? PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, रॉल्स लॉ यही कहता है, ठीक है। अब इस PA की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, P0A इंटू XA, यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, डेल्टा P इज इक्वल टू P0A माइनस P0A XA। इन दोनों में से क्या कॉमन है? P0A, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस XA, ठीक है। 1 माइनस XA, अब हमें पता है 1 माइनस XA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? XB, क्योंकि फ्रैक्शंस है। तो डेल्टा P जो है वो किसके बराबर आ गया? P0A इज इक्वल दिस, डेल्टा P इज इक्वल टू P0A इंटू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 2 जो सल्यूट है उसका, ठीक है। प्योर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें से ही हम जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव वर्ड, ये तो लोअरिंग हो गया ना डेल्टा P, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए क्या होता है? रिलेटिव मीन्स हम किसी के रिलेशन में बात करते हैं, तो इसलिए हम डेल्टा P अपॉन P0A, ये जो है डेल्टा P अपॉन P0A, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। रिलेटिव वर्ड ध्यान में रखना। ये वैसे था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? ये वाला डेल्टा P अपॉन P0A, चेंज इन प्रेशर ओवर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट, प्योर सल्यूट सॉल्वेंट, ओके, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये रिलेटिव वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। डेल्टा P की जगह आप P0A माइनस PA लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ देखिए इसी इक्वेशन में हम XB की जगह लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बहुत कम है ना, वो बहुत सल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट की उसमें, तो ये हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा NB अपॉन NA। वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं आता, ठीक है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते नीचे डिनोमिनेटर में NB को। तो फॉर्मूला जो बनेगा उसमें बस यही बनेगा, डेल्टा P अपॉन P0A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का भी आपको पता है फॉर्मूला, है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो WB अपॉन MB, और A का WA अपॉन MA ऊपर चला गया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का
है ना, अगर मास वगैरह दिया हो या नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो ये सारी जो है आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो. इज दिस क्लियर? सो दिस वाज अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कब? केस 2 में ये होगा. केस 2 में क्यों वेपर प्रेशर कम हो जाता है? क्योंकि सल्यूट जो है वो वोलेटाइल नहीं है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले प्योर सॉल्वेंट में तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपोरेट कर रहे थे, लेकिन सल्यूट डालने से सरफेस पे सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए और वो उसको रोकते हैं ऊपर जाने. ठीक है, इसलिए ऊपर अब वेपर प्रेशर कम हो गया. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. So this is also very important topic, ideal and non-ideal solutions. तो हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. आइडियल सॉल्यूशन हम पहले पढ़ लेते हैं. कब बनते हैं आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल परफेक्ट. आइडियल वही होता है ना. तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? कब सॉल्यूशंस आइडियल बनते हैं? कुछ खासियत होनी चाहिए. तो उनमें क्या खासियत होती है? पहला ये कि दे शुड फॉलो रॉल्स लॉ for the entire range of concentration. For the entire range of concentration they should follow Raoult's law. जब हम solutions बनाएं they should follow Raoult's law. ठीक है, कहीं किसी भी कंसनट्रेशन में हम स्टडी करें तो वो Raoult's law को उन्हें फॉलो करना ही है, तभी वो आइडियल होंगे. दूसरा है कि प्रेशर जैसे है, एक तो हमने ये फॉर्मूला से निकाला है ना, PA + PB टोटल प्रेशर निकाला है ना. और दूसरा अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली लेके और मेजर करें बैरोमीटर वगैरह से, है ना, वो एक प्रेशर आएगा, वो उसको ऑब्जर्व्ड प्रेशर कहेंगे. और जो हमने न्यूमेरिकली निकाला वो थ्योरेटिकल प्रेशर है. तो वो दोनों बराबर आने चाहिए, उनमें कोई वेरिएशन नहीं, अलग नहीं होने चाहिए. ठीक है, आइडियल सोल्यूशन तभी होगा अगर थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर. ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0. इसका मतलब जब हम सोल्यूशन बनाते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे ये मान लिए एक कंपोनेंट है 5 ml, दूसरा भी 5 ml, दोनों को मिलाया एक वेसल में डाला तो 10 ml ही बनना चाहिए, तभी वो आइडियल होगा सोल्यूशन होगा. अगर वो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाती है तो वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है. इज दिस क्लियर? द डेल्टा V शुड बी 0. नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज़ कि जो A और A में इंट्रैक्शंस हैं, जो भी बॉन्ड हैं इसमें इंट्रैक्शंस हैं, और B और B में जो हैं वो सेम इंट्रैक्शंस, तीनों में सेम इंट्रैक्शंस होनी चाहिए. ठीक है, जो फोर्स यहाँ जैसे हैं वो A और B के बीच में, सोल्यूशन बनने के बाद A और B के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाते हैं ना, तो मिक्स होने के बाद उनमें भी वैसे ही बॉन्ड्स बनने चाहिए जैसे कि वो इंडिविजुअल जब आपस में उनके बन रहे थे. ठीक है, सिमिलर एटम्स में बन रहे थे, वैसे ही A B के बीच में बॉन्ड बनने चाहिए, अभी वो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे. दूसरा, एंथैल्पी 0 होनी चाहिए, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग. जब हम दोनों को मिलाएंगे सल्यूट और सॉल्वेंट को, तो कोई हीट जनरेट नहीं होनी चाहिए या हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए. ठीक है, डेल्टा H जो है वो 0 होना चाहिए. नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग ऑफ A and B. So these are 5 important points which tell us whether the solution is ideal or non-ideal. और इसके examples हैं, ये आप याद कर लेना. बेंजीन और टॉलुएन कुछ याद होना चाहिए, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, इथेन क्लोराइड एंड इथेन ब्रोमाइड. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, और भी आपके पास बुक में होंगे तो देख लेना. तो ये 5 कंडीशंस कब आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं और एग्जांपल्स यू शुड लर्न. ओके, अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के हो जाते हैं. एक वो जो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिवली डिवेट करता है और एक वो जो नेगेटिवली डिवेट करता है. ठीक है, तो पहले हम पॉजिटिव डिवेशन, और चलो दोनों साथ साथ कर लेते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिवेशन एक एक पॉइंट. पहला, इसमें जो पॉजिटिव डिवेशन है उसमें जो प्रेशर ऑब्जर्व किया जाता है वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा होता है. P ऑब्जर्व्ड इज़ ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल. और जो ग्राफ बनता है ना उसमें, जैसे ये स्ट्रेट लाइंस थी जो हमने 3 बनाई थी, इस केस में वो एक कर्व बनेगा ऊपर से, तीनों लाइंस के, ये देखिए ऊपर से ऐसे करके, स्ट्रेट लाइन के ऊपर से ये बन रहा है तीनों के, ऐसा ग्राफ बनेगा. ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, ये सेकंड पॉइंट है. A और A के बीच में जैसे एक बॉन्ड है यहाँ पे, और B और B के बीच में भी है ना, इंट्रैक्शन है, दोनों जुड़े हुए हैं. लेकिन जब A मिलाते हैं हम दोनों को तो दोनों अलग अलग रहते हैं, मतलब आपस में मिलते नहीं हैं. ठीक है, अलग अलग रहते हैं और अलग अलग उड़ते रहते हैं, इसलिए प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. इज दिस क्लियर? और एग्जाम्पल जैसे एथेनॉल एंड वाटर,
ना। एथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पास नहीं आते एक दूसरे के, वो नफरत करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन में। नेगेटिव डिविएशन के केस में ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है वो कम होता है थ्योरेटिकल प्रेशर से, और उसमें क्या होता है ग्राफ में वो नीचे से ऐसे देखिए बन रहा, ये ग्राफ जो बनता है वो नीचे से जाता है, ये है सेमी सर्कल सा, ये नीचे से तीनों लाइन के नीचे से बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, जो ए और बी में बॉन्ड्स बनते हैं वो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बहुत अच्छे से मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को बहुत पसंद करता है, वो अच्छे से घुलते हैं, जैसे HCl एंड वाटर, ठीक है, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से उनमें एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव डिविएशन में ऐसा होता है। उल्टा है, नेगेटिव में बॉन्ड बनता है और पॉजिटिव लोगों में नहीं बन रहा, जो होना वैसा नहीं चाहिए, पर यहाँ पर याद रखने के लिए जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, और जो यहाँ नेगेटिव है उनमें बॉन्ड है, ठीक है। नेगेटिव डिविएशन वालों में जैसे HCl एंड वाटर में बहुत ज़्यादा बॉन्ड है जब मिक्स होते हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट यही है बॉन्ड्स के बारे में, इंट्रैक्शन के बारे में। थर्ड पॉइंट है कि जैसे आइडियल सोल्यूशन में तो डेल्टा V जो थी सोल्यूशन की वो 0 थी, इसमें पॉजिटिव वाले में 0 से ज़्यादा होगी, वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी मिक्स करने से, क्योंकि वो रिपेल करते हैं ना तो दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और इसमें पास आ जाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगी नेगेटिव वाले में, ठीक है। एग्जाम्पल एसीटोन और उसका क्लोरोफॉर्म का है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं तो इसलिए क्लोज आ जाते हैं और वॉल्यूम में कम हो जाती है। फोर्थ जो था डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन जो मिक्स करने में एंथैल्पी है वो यहाँ पे इट इज़ पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा है। मान लीजिए कि A और A जब टूट रहे थे तो 10 थी उसका एंथैल्पी एनर्जी, इसमें B भी टूट रहा था तो 10 थी, और जब मिल गए ये दो मॉलिक्यूल्स बन गए तो 12 हो गई, तो 10 + 10 20, और जब यहाँ से माइनस करेंगे नेगेटिव होगी तो 8 + 8 आ गया। इसका मतलब एंथैल्पी जो है बढ़ रही है, ठीक है, हीट बाहर आ रही है। और इस केस में ऐसे अगर 10 10 देखो यहाँ पे 24 हो गई तो -4 हीट जनरेट हो रही है, तो डेल्टा H इज़ नेगेटिव है, ओके। फिर एग्जांपल्स हैं ये थोड़े, मेथनॉल एंड वाटर, एथेनॉल एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसीटोन, CCl4 एंड एसीटोन, ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, और यहाँ पे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, HCl एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनोल एंड एनालिन, ये सारे जो हैं ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस भी करूँगी। अभी जो लास्ट टॉपिक इस लेसन का बचा है वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एक हमने पढ़ ही ली है, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ लेंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो लास्ट इसमें एक टॉपिक है वो इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही हमारा बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर, इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू कॉन्टैक्ट मी, और यू पीपल आर नॉट watching the YouTube, I think so only 9 or some, please एक बार आप चाहे कि कहीं से कितना भी पढ़ा हो, आपने वीडियोस देखे भी होंगे, लेकिन जितनी बार आप देखोगे अलग अलग तो कुछ ना कुछ अलग कहीं ना कहीं